दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से चैनल के पुराने सभी वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया गया है और अब जो भी नया वीडियो आएगा उसे भी एक दिन बाद अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए पुराने सभी वीडियो देखने के लिए मैं यूट्यूब की पोस्ट में लिंक दूंगा। आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। केवल रुद्र आश्रम के गुप्त विभाग के सदस्य ही सर्वशक्तिशाली योद्धा के ऊर्जा अवशेष में प्रवेश कर सकते हैं। कार्तिकेय के शब्द सुनकर आकर्ष एक पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में जैसे एक झटका सा लगा। कुछ पलों बाद जब उसने अपने आप को संभाला तो कार्तिकेय की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे गुप्त विभाग में शामिल होना होगा तो फिर मुझे रुद्र आश्रम में नहीं जाना। मैं अलक्ष महल या आत्मस्वर्गन संघ में जाने पर विचार करूंगा। उपप्रमुख कार्तिकेय, आप जा सकते हैं। आकर्ष को यह सब मजाक की तरह लग रहा था। कार्तिकेय ने अब जाकर उसके सामने यह बात रखी थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिकेय ने उसके साथ धोखा किया है। यह एक चाल थी, एक जाल जो बड़ी चतुराई से बिछाया गया था। उधर आकर्ष के शब्द सुनकर एल्डर धर्मेश और चिरंजीवी गुरुकुल के बाकी सभी लोगों की सांसें थमसी गईं। माथे पर पसीना आ गया। वे मन ही मन सोच रहे थे कि क्या यह लड़का पागल हो चुका है जो आदि शून्य मंडल के मध्यस्तर के देव से इतनी बेबाकी से बात कर रहा है। क्या इसे डर नहीं कि कार्तिकेय एक ही उंगली के इशारे से उसका काम तमाम कर सकते हैं? परंतु कार्तिकेय का चेहरा तनिक भी नहीं बदला। उन्होंने शांति से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि रुद्र आश्रम तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेगा? आकर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार सिर हिला दिया। देवशिला दिव्यतल में रुद्र आश्रम का स्थान अत्यंत ऊंचा था। वह आदि शून्य मंडल की शीर्ष शक्तियों के बराबर था। यहां तक कि कोई भी ताकत उनसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद आकर्ष इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। कार्तिकेय ने उसकी परेशानी समझते हुए कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। गुप्त विभाग आश्रम की रक्षा करता है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं लगाता। उदाहरण के लिए अभी इस विभाग के 4 सदस्य हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। उनमें से 2 इस समय न तो रुद्र आश्रम में हैं और न ही देवशिला दिव्यतल में। जब तुम आश्रम में होगे तो गुरुकुल की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करेगा। कोई तुम्हें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं करने वाला। अगर तुम आश्रम छोड़ना चाहो, चाहे कुछ समय के लिए, चाहे हमेशा के लिए, तो विभाग तुम्हें रोकेगा नहीं। इतना ही नहीं, अगर तुम 10,000 वर्षों तक आश्रम नहीं लौटे तो विभाग से तुम्हारा नाम अपने आप हट जाएगा। इसके अलावा विभाग के सदस्य के रूप में तुम्हें कई विशेष अधिकार और सुविधाएं भी मिलेंगी। दरअसल जो लाभ मैंने तुम्हें शुरू में बताए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे आश्रम में प्रत्येक विद्यार्थी को योगदान देना पड़ता है। लेकिन तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बातें और मेरा इरादा समझ आ रहा होगा। कार्तिकेय की बात सुनकर आकर्ष को सच में आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिकेय एक विद्यार्थी से ज्यादा उसे गुप्त विभाग का सदस्य बनाने के लिए उतावले हैं। इस बार आकर्ष ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने संदेश भेजकर एल्डर धर्मेश से राय मांगी। एल्डर धर्मेश ने जवाब दिया, मैंने रुद्र आश्रम के इस गुप्त विभाग के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्तिकेय झूठ बोल रहे हैं। फिर भी विभाग में शामिल होने के निर्णय को सोच समझकर लेना, भले ही कोई रोक टोक न हो।
लेकिन अगर इतना सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो आगे भविष्य में कोई ना कोई कीमत तो चुकानी होगी। एल्डर धर्मेश के शब्द सुनकर आकर्ष गहरी सोच में डूब गया। सर्वशक्तिशाली योद्धा के ऊर्जा अवशेष में उसकी रुचि सच में बहुत गहरी थी। यह उसके लिए अत्यंत उपयोगी था। लेकिन एक बात निश्चित थी, गुप्त विभाग में शामिल होते ही वो दायित्व से नहीं भाग सकता था। अगले 5 मिनट तक आकर्ष इसी विषय पर विचार करता रहा। आखिर में उसने गहरी सांस ली और फिर कार्तिकेय की ओर देखते हुए कहा, उपप्रमुख कार्तिकेय, मैं रुद्र आश्रम में शामिल होने के लिए तैयार हूं। कार्तिकेय का चेहरा खिल उठा। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बड़े भाई कहकर बुलाओ। तुम चिरंजीवी गुरुकुल से रुद्र आश्रम के लिए कब निकलने का सोच रहे हो? अगर जल्दी निकलने का इरादा है तो मैं यहीं रुक सकता हूं और हम साथ चल सकते हैं। नहीं तो मैं अभी जाता हूं और बाद में तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कार्तिकेय ने कहा। उनकी खुशी उनके शब्दों में साफ दिख रही थी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन रुक जाइए, आकर्ष ने जवाब दिया। कुछ दिन? चलो फिर कुछ दिन इंतजार कर लेता हूं, कार्तिकेय ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उनकी नजर कीर्तिमुख पर पड़ी। उन्होंने पूछा, एल्डर कीर्तिमुख, क्या आप मुझे यहाँ प्रतीक्षा करवाएंगे या मेरे रहने की व्यवस्था भी करेंगे? कार्तिकेय ने कीर्तिमुख को इसलिए संबोधित किया क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कीर्तिमुख इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको वह पहले से जानते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों दोस्त थे, बस इससे पहले उनकी एक हल्की सी मुलाकात हुई थी। कीर्तिमुख को भी उम्मीद नहीं थी कि कार्तिकेय उनके नाम को याद रखेंगे। कैसी बात कर रहे हैं वरिष्ठ कार्तिकेय? हमारा गुरुकुल तो हमेशा आपका स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। चिंता मत कीजिए, मैं आपके रुकने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करूंगा, कीर्तिमुख ने थोड़े उत्साह के साथ कहा। इसके बाद उन्होंने कार्तिकेय को अपने साथ चलने का इशारा किया और उन्हें गुरुकुल के सभी द्वीप दिखने लगे। इस बीच युयुत्सु आकर्ष को अपने साथ लेकर नवांतर द्वीप पर आ गए। तुम 2 दिन बाद यहां से जाने वाले हो, तो अगले 2 दिन तक जितना हो सके मुझे खड्गपथ के बारे में बताओ, युयुत्सु ने आकर्ष से कहा। इसके बाद अगले 2 दिन तक आकर्ष और युयुत्सु खड्गपथ पर ही चर्चा करते रहे। दूसरे दिन निहाल भी उनके साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। तीसरे दिन की सुबह आकर्ष ने युयुत्सु से विदा ली और खड्ग द्वीप की ओर चल पड़ा, एल्डर धर्मेश के साथ कुछ समय बिताने के लिए। दोनों ने बहुत सी बातें की। जब आकर्ष ने विदा लेने का सोचा तो एल्डर धर्मेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें विदा लेने की जरूरत तो नहीं है। तुम अपने किसी सिद्धांत से बने प्रतिरूप को यहीं पर छोड़ सकते हो। एल्डर धर्मेश जानते थे कि आकर्ष ने कई सिद्धांतों को सीखा है। पहले चिरंजीवी गुरुकुल ने आकर्ष के बारे में जांच पड़ताल की थी और पता चला था कि उसने वासुकी गुरुकुल और रुद्र परिवार में रहते हुए अनेक सिद्धांत कक्षों में प्रवेश किया था। मेरे प्रतिरूप और मुझ में फिर भी अंतर होता है। व्यक्तिगत रूप से आकर विदाई लेना ज्यादा अच्छा रहता है, आकर्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। 3 दिन बाद आकर्ष ने चिरंजीवी गुरुकुल के सभी परिचित सदस्यों से विदा ली और फिर कार्तिकेय के साथ वहां से रवाना हो गया। युयुत्सु, एल्डर धर्मेश और कीर्तिमुख तीनों उन्हें द्वार तक छोड़ने आए। युयुत्सु और एल्डर धर्मेश आकर्ष को विदा करने आए थे, जबकि कीर्तिमुख कार्तिकेय को। दोनों उड़ने वाले जहाज पर सवार हुए और कुछ ही पलों में सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। कार्तिकेय का उड़ने वाला जहाज बहुत तेज था। अभी तक आकर्ष जितने भी जहाज पर सवार हुआ था,
उनमें यह सबसे तेज था। आकर्ष जहाज के अगले वाले भाग पर खड़ा था और कार्तिकेय उसे रुद्र आश्रम के बारे में बता रहे थे। युयुत्सु ने पहले उसके लिए रुद्र आश्रम की जानकारी इकट्ठी की थी, लेकिन वह जानकारी बहुत सामान्य थी। कार्तिकेय जो जानकारी दे रहे थे वो बहुत ही कम लोगों के पास थी। रुद्र आश्रम के बारे में बताने के बाद कार्तिकेय ने गुप्त विभाग का परिचय देना शुरू किया। जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हें मिलाकर गुप्त विभाग में केवल 5 सदस्य हैं। अभी रुद्र आश्रम में हम 3 ही हैं, तुम, मैं और एक तुम्हारी वरिष्ठ बहन। बाकी एक वरिष्ठ भाई और एक वरिष्ठ बहन हैं, जो इस समय न आश्रम में हैं और न ही देवशिला दिव्यतल में। उनका पता भी नहीं है कि वो कब लौटेंगे, कार्तिकेय ने कहा। आगे बात करते हुए आकर्ष को गुप्त विभाग की उत्पत्ति का भी पता चला। यह विभाग रुद्र आश्रम के संस्थापक के सबसे छोटे शिष्य ने स्थापित किया था। रुद्र आश्रम में मुख्य विभाग वारिस विभाग था। इसके अनुसार आश्रम के सभी प्रमुख इसी विभाग से आते थे। अतः यदि भविष्य में कार्तिकेय आश्रम प्रमुख बनते हैं तो उन्हें गुप्त विभाग छोड़कर इस विभाग में शामिल होना होगा। गुप्त विभाग एक गोपनीय विभाग था और एक हद तक आश्रम से स्वतंत्र भी था। रुद्र आश्रम का गुप्त विभाग पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं था, इसलिए आश्रम की ओर से विभाग को कोई अतिरिक्त संसाधन भी नहीं मिलते थे। कार्तिकेय ने जो सर्वशक्तिशाली योद्धा के ऊर्जा अवशेष का वादा किया था वह गुप्त विभाग के संस्थापक को मिला था, इसलिए इस जगह पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार था। यह जगह कितनी विशेष थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि यहाँ पर समय का सिद्धांत और महारत के पथ दोनों को समझा जा सकता था। कार्तिकेय ने खुद महारत का पथ उसी अवशेष में प्रवेश करके समझा था और गुप्त विभाग के बाकी जितने भी सदस्य थे उन्होंने भी अपनी ताकत का अधिकांश हिस्सा यही से प्राप्त किया था। आपने अपने गुप्त विभाग के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आपने अभी तक अपनी ताकतों के बारे में जिक्र नहीं किया। अभी वर्तमान में जितने भी सदस्य इस गुप्त विभाग में हैं, उनमें सबसे ताकतवर कौन है और आपका ताकत के आधार पर इसमें कौन सा स्थान है? सारी बातें सुनने के बाद आकर्ष ने पूछा। विभाग में मैं ताकत के मामले में तीसरे स्थान पर हूं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमारे समुदाय में एक वरिष्ठ बहन और एक वरिष्ठ भाई है जो इस समय इस दिव्यतल में नहीं है। हमारे विभाग में वही दोनों सबसे ताकतवर है। चौथे स्थान पर हमारी एक छोटी बहन है जिसे तुम अब से दीदी कहो, कार्तिकेय ने जवाब दिया। इतना कहने के बाद उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर आगे कहा, हमारा गुप्त विभाग रुद्र आश्रम में छिपा हुआ है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए आश्रम में हमारी उपस्थिति ज्यादा नहीं है। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और चुनिंदा शिष्य ही इसके बारे में जानते हैं। अधिकतर लोग मुझे केवल रुद्र आश्रम के उपप्रमुख के रूप में जानते हैं। वो यह नहीं जानते कि मैं गुप्त विभाग का सदस्य भी हूं। इस बार मैं मुख्यतः तुम्हें गुप्त विभाग में आमंत्रित करने आया था। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से निमंत्रण देने आया हूं, तब मेरा मतलब हमारे गुप्त विभाग से था, ना कि हमारे रुद्र आश्रम से। अब कहीं जाकर आकर्ष को कहानी समझ में आने लगी। तो अब मुझे गुरुकुल में किस तरह से रहना होगा? आकर्ष ने वह सवाल किया जो उसके मन में थोड़ी देर से चल रहा था। तुम आश्रम में एक साधारण शिष्य की तरह ही शामिल होने वाले हो। तुम्हें कोई विशेष पद नहीं मिलने वाला। संसाधनों के लिए तुम्हें भी बाकियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
अगर तुम्हें कुछ विशेष मिलने वाला है तो वह है उस सर्वशक्तिशाली योद्धा का ऊर्जा अवशेष। अगर तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो तो तुम्हें संसाधनों के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तुम्हारी ताकत अपने आप इतनी बढ़ जाएगी कि तुम बाकियों से आगे निकल जाओगे। कार्तिकेय ने सब कुछ विस्तार से बताया। उनकी सारी बातें सुनकर आकर्ष को एहसास हो गया कि उसकी पूरी स्वतंत्रता उसी के पास है। अब विभाग में उसे किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। यह मत सोचना कि तुम किसी को भी निशाना बना सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सुना है। कोशिश करना कि तुम एक सीमा में रहकर लड़ाई करो। मैं भले ही आश्रम का उप प्रमुख हूं, लेकिन इस मामले में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, वरना बाकियों के साथ यह भेदभाव करने के जैसा होगा। कार्तिकेय को जैसे समझ में आ गया था कि आकर्ष अपने मन में क्या सोच रहा है, तो उन्होंने पहले ही आकर्ष को इस बारे में समझाने की कोशिश की। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे पता है कि मुझे किस तरह से बाकी सभी लोगों के सामने आना है, आकर्ष ने कहा। सुनकर अच्छा लगा, कार्तिकेय ने जवाब दिया। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। विभाग में इतने कम सदस्य क्यों हैं? आकर्ष ने सवाल किया। यह सवाल उसके मन में थोड़ी देर से चल रहा था। जिस तरह से गुप्त विभाग का परिचय कार्तिकेय ने दिया था, उसके साथ तो लग रहा था कि इस विभाग के पास काफी ज्यादा ताकत थी। अगर सच में ऐसा था तो फिर इसके सदस्य इतने कम क्यों थे? गुप्त विभाग का अपना एक नियम है, कोई भी इसका सदस्य नहीं बन सकता। सदस्य बनने के लिए एक शर्त को पूरा करना जरूरी है, कार्तिकेय ने जवाब दिया। कैसी शर्त? आकर्ष ने पूछा। शर्त यह है कि हमारे विभाग का सदस्य दिव्यतल से नहीं होना चाहिए। हम केवल असाधारण प्रतिभाओं को ही चुनते हैं और वे निचले लोकों से आए हुए होने चाहिए। दिव्यतल के मूल निवासी चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हों, हमारे विभाग में स्वीकार नहीं किए जाते। यह भेदभाव नहीं, बल्कि विभाग की एक परंपरा है। हमारे संस्थापक और पहली पीढ़ी के सभी सदस्य निचले लोकों से आए थे, कार्तिकेय ने जवाब दिया। फिर कार्तिकेय ने एक पल रुककर आकर्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सदस्यों की भर्ती विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन के जाने के बाद दूसरे बड़े भाई ने यह जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, लेकिन मैं हमेशा से बहुत सोच समझकर लोगों का चयन करता हूं। यही कारण है कि पिछले कई हजार सालों से हमने नए सदस्य का चयन नहीं किया। इस बार जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें हमारे विभाग में शामिल करूंगा। जब मुझे पता चला कि तुम मृत्यु लोक से आए हो, तब तो मेरा फैसला और भी पक्का हो गया। विभाग के सारे सदस्य मृत्युलोक और देवतल से होते हैं, यह जानकर आकर्ष को सच में आश्चर्य हुआ। अब उसे समझ आया कि विभाग में इतने कम सदस्य क्यों थे। इतनी कड़ी शर्तों के साथ अधिक सदस्य होना तो संभव ही नहीं था। इस जानकारी से आकर्ष यह भी समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन, दूसरे बड़े भाई, तीसरे बड़े भाई कार्तिकेय और चौथी वरिष्ठ बहन, ये सभी निश्चित रूप से असाधारण थे, भले ही वह उनसे कभी मिला न हो। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आकर्ष और कार्तिकेय रुद्र आश्रम पहुंचे। रुद्र आश्रम आकर्ष की कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। कार्तिकेय आकर्ष को साथ लेकर आकाश में आ गए। किसी ने उन्हें नहीं रोका। रास्ते में उन्हें कई एल्डर मिले जो आश्रम के बाहर निगरानी कर रहे थे। ये सभी शिक्षक थे। उन्होंने कार्तिकेय को अत्यंत आदर के साथ प्रणाम किया।
हमारे गुप्त विभाग का साधना स्थल एक स्वतंत्र आयाम में है और उसका प्रवेश द्वार इस द्वीप के उत्तरी छोर पर है। कार्तिकेय ने आगे बढ़ते हुए कहा और आकर्ष को रुद्र आश्रम के एक एकांत कोने की ओर ले जाने लगे। इसी के साथ उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी में से एक टोकन निकाला और सामने की तरफ किया। ऐसा करते ही सामने का दृश्य पूरी तरह बदलने लगा। अभी जहां खाली आसमान नजर आ रहा था वहां पर एक बड़ा द्वीप प्रकट हो गया। वह तैरता हुआ द्वीप उजाड़ और वीरान दिखता था। बीच बीच में जंगली जानवरों की दहाड़े सुनाई दे रही थीं। उनकी दहाड़ों से ही आकर्ष उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता था। यह द्वीप आश्रम के छात्र परीक्षण स्थलों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में राजदेव श्रेणी के आसुरी जीव निवास करते हैं। कार्तिकेय ने चलते हुए जानकारी देना जारी रखा। राजदेव श्रेणी के आसुरी जीव वे जीव थे जिनकी शक्ति राजदेव मंडल के देवों के बराबर होती थी। उनसे ऊपर देव सम्राट श्रेणी के आसुरी जीव और आदि शून्य श्रेणी के आसुरी जीव आते थे, जिनकी शक्ति क्रमशः देव सम्राट मंडल के देवों और आदि शून्य मंडल के देवों के बराबर होती थी। हमारे गुप्त विभाग के पास एक विशेष दानवयंत्र टोकन है। जब तक यह टोकन तुम्हारे पास है, कोई भी आसुरी जीव तुम्हारे पास आने का साहस नहीं करेगा, और यदि कोई फिर भी पास आने की कोशिश करे तो टोकन एक विनाशक देवजाल सक्रिय कर देगा जो उस जीव को मार गिराएगा। यह कहते हुए कार्तिकेय ने हाथ आगे किया। एक काला और भारी टोकन आकर्ष के सामने प्रकट हुआ। आकर्ष ने बिना किसी सवाल के उस टोकन को अपने पास रख लिया। यह टोकन आकर्ष की सुरक्षा के लिए था। अभी क्योंकि वह खुद उदित मंडल के मध्य स्तर का देव था, तो देव सम्राट श्रेणी और आदि शून्य श्रेणी के आसुरी जीव आसानी से उसे अपना शिकार बना सकते थे। थोड़ी ही देर में वे द्वीप के उत्तर में मौजूद एक ऊंची चोटी के ऊपर पहुंच गए। कार्तिकेय ने दोनों हाथों से कुछ मुद्राएं बनाईं और कुछ मंत्र बोलने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक से आसमान में ऊर्जा की तरंगें प्रकट होने लगी और एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बनाने लगी। देखते ही देखते सभी ने मिलकर एक द्वार का रूप ले लिया। इस द्वार के ऊपर दो शब्द अंकित थे, गुप्त विभाग। अंदर आओ, कार्तिकेय ने कहा और प्रवेश द्वार में कदम रख दिया। आकर्ष ने बिना किसी संकोच के उनके पीछे द्वार में कदम रख लिया। उसकी आंखों के आगे एकदम से तेज रोशनी फैल गई, जिस कारण उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पर थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने के वातावरण को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। यह तो वो एक शांत और सुंदर बगीचे में पहुंच चुका था। तभी कार्तिकेय की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, कुशा, बाहर आओ, हमारे विभाग का नया सदस्य आया है। जैसे ही उनकी आवाज शांत हुई, एक परछाई उन दोनों के सामने प्रकट हो गई। यह एक 15 से 16 साल की युवती की परछाई थी, जिसने पीले रंग के वस्त्र पहने थे। प्रकट होने के बाद उसकी साफ और जिज्ञासा से भरी आंखें आकर्ष पर आकर टिक गई। क्या यही हमारे विभाग का नया सदस्य है? उसने कार्तिकेय से पूछा। उसने सवाल तो किया था, लेकिन इस दौरान उसकी नजर आकर्ष पर ही टिकी हुई थी। यही मेरी चौथी वरिष्ठ बहन है। इधर आकर्ष भी उस लड़की को देखकर उलझन में था। उसने सोचा था कि उसकी चौथी वरिष्ठ बहन कम से कम उसकी उम्र की होंगी, लेकिन सामने जो थी वह तो 15-16 साल की एक लड़की लग रही थी, लगभग उसकी अपनी बहन सिया के जितनी। सिर्फ उसका शरीर एक 15 से 16 साल की लड़की के जैसा नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव भी एक बच्ची के जैसा ही था।
तुम मेरे छोटे भाई हो। उस लड़की ने आकर्ष के इर्दगिर्द कुछ चक्कर लगाए और सवाल किया। आकर्ष को इस समय थोड़ा अजीब लग रहा था। वह लड़की उसकी अपनी बेटी आव्या की उम्र की लग रही थी और वो उसे छोटा भाई कह रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर प्रतिक्रिया क्या दें। यह मेरा छोटा भाई है तो यह मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, उस लड़की ने शिकायत करते हुए कहा। अगले ही पल उसने अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाया जैसे किसी छोटे बच्चे को डराने की कोशिश कर रही हो। आकर्ष तुरंत समझ गया कि वह उसे थप्पड़ मारने वाली है। उसने अपने स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग किया और अपने स्थान पर से गायब हो गया। उसे लगा कि इतना करना पर्याप्त होगा, लेकिन असली झटका तो उसे अब मिलने वाला था। जैसे ही वह दूसरी जगह पर स्थानांतरित हुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे धीरे से थप्पड़ मारी हो। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा और थप्पड़ मारने वाले को देखा। यह आकर्ष पूरी तरह से चौंक पड़ा था क्योंकि जिसने उसको थप्पड़ मारा था वह कोई और नहीं बल्कि कुशा थी। जिस क्षण वह स्थानांतरित हुआ था उसी क्षण वो भी उसके पीछे स्थानांतरित हो गई थी। सबसे अजीब बात तो यह थी कि आकर्ष को एहसास तक नहीं हुआ था कि वह उसके पीछे है। छोटे भाई, अगर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया तो मैं फिर से मारूंगी, उस लड़की ने हल्की नाराजगी के साथ कहा। वह आकर्ष के चेहरे पर छाए हुए आश्चर्य के भाव को पूरी तरह अनदेखा कर रही थी। प्रणाम, इस बार आकर्ष ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत प्रणाम कर लिया, लेकिन साथ में कार्तिकेय की तरफ भी देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल बिल्कुल साफ था। वो जानना चाहता था कि आखिर यह बला है क्या। कार्तिकेय आकर्ष का चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि वह क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने संदेश के माध्यम से जवाब देते हुए कहा, कुशा की कहानी अपने आप में एक रहस्य है आकर्ष। मैं तुम्हें सिर्फ वही जानकारी दे सकता हूं जो मुझे पता है। कुशा एक अनाथ थीं जिन्हें एक साधारण लोक के पर्वत क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। 10 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना के बाद वह जंगली जानवरों के बीच पलने बढ़ने लगीं। उसी दुर्घटना ने उन्हें मानव जगत से जोड़ा। वह जानती थीं कि वह मनुष्य हैं, लेकिन जानवरों के बीच रहने के कारण उनमें सामान्य मानवीय समझ नहीं थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन्हीं के मृत्यु लोक के लोगों ने इसे मारने की कोशिश की। लेकिन कुशा सिर्फ जानवरों के बीच नहीं रही थी बल्कि उनकी भाषा भी समझती थी। इसलिए इनके एक इशारे पर जंगल के सारे जानवर उन योद्धाओं पर टूट पड़े। धीरे धीरे करके कुशा ताकतवर बनती जा रही थी और एक दिन वह समय आ गया जब इन्हें देवतल जाना पड़ा। लेकिन वहां पर भी यह इंसानों से बिल्कुल विपरीत प्रकृति की थी। देवतल में आने के बाद भी उनके व्यवहार और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह जहां पर भी जा रही थी नए शत्रु बना रही थी। उसी समय उनकी मुलाकात सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन से हुई जो उस देवतल में कुछ साधारण जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थीं। जब चौथी वरिष्ठ बहन लगभग मारी जाने वाली थीं, तब सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन ने उन्हें बचाया। उनका अतीत जानकर बड़ी वरिष्ठ बहन को उन पर दया आ गई। वो इन्हें अपने साथ ले आई और धीरे धीरे सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन के साथ रहते हुए वे बदलने लगीं। उनके लिए सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन दुनिया में दूसरी इंसान थीं जिन्होंने इन्हें समझा था। पहले इंसान उनके पिता थे, लेकिन इनके 16वें जन्मदिन पर इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब से बड़ी वरिष्ठ बहन ही इनका एकमात्र परिवार बन गई। जब बड़ी वरिष्ठ बहन इन्हें यहाँ पर लेकर आई तो यहाँ पर इनकी जन्मजात क्षमता,
प्रतिभा और मृत्यु लोक से होने के कारण इन्हें गुप्त विभाग में शामिल कर लिया गया। हमारे विभाग में अगर किसी का स्वभाव सबसे ज्यादा पारदर्शी है तो वो इन्हीं का है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं कि इनको कभी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि इनसे हमारे विभाग में तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला। अगर तुम इनसे बचना चाहते हो तो उनकी बात मानो और उनके साथ तालमेल बिठाओ। इनकी उम्र 10,000 वर्ष से भी कम है। लेकिन ये देव सम्राट मंडल के परम स्तर की देव बन चुकी है। कार्तिकेय के अंतिम वाक्य को सुनकर आकर्ष की आंखें आश्चर्य से बड़ी गईं। उसकी चौथी वरिष्ठ बहन के प्रति उसके मन में जो सहानुभूति उभरी थी वह एक ही पल में गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि यह छोटी दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है। वह खुद उदित मंडल के मध्य स्तर का देव था, जबकि यह लड़की देव सम्राट मंडल के परम स्तर में पहुंच चुकी थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इतनी आसानी से मेरे साथ ही स्थानांतरित हो गई थी, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। तो छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? आकर्ष, जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उस लड़की की आवाज सुनकर अपने होश में आया। मेरा नाम आकर्ष है, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अब से छोटे भाई आकर्ष कहूंगी, और तुम भी आज के बाद मुझे कुशा दीदी कहोगे। समझ गए? उस लड़की ने आकर्ष से कहा। मैं छोटे भाई, तीसरे बड़े भाई ने तुम्हें यहां कैसे फंसाया? कुशा ने पूछा। यह सुनकर कार्तिकेय के चेहरे का रंग उतर गया। फंसाया? क्या उसकी बहन उसे एक कपटी इंसान समझती थी? उसकी नजरों में वह कोई छल करने वाला व्यक्ति था? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बड़े भाई कार्तिकेय ने मुझे नहीं फंसाया। उन्होंने मुझसे बस ये वादा किया था कि वो मुझे सर्वशक्तिशाली योद्धा के ऊर्जा अवशेष में प्रवेश करने देंगे। इसीलिए मैं तैयार हो गया। चूंकि कुशा गुप्त विभाग की सदस्य थीं और वह स्वयं भी उस अवशेष में जा चुकी थीं, इसलिए इस बात को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सर्वशक्तिशाली योद्धा का ऊर्जा अवशेष? कुशा ने हल्के आश्चर्य से पूछा। इसने कहा कि यह तुम्हें वहां जाने देगा। क्या इसने तुम्हें यह नहीं बताया कि गुप्त विभाग में तुम्हें पहले योगदान अंक हासिल करने होंगे? योगदान अंक? इतना सुनते ही आकर्ष कार्तिकेय की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगा। उसके मन में पहला विचार यही आया था कि क्या कार्तिकेय ने फिर से उसे धोखा दिया था या अधूरी बात बताई थी। कार्तिकेय को भी अजीब लगने लगा, क्योंकि उन दोनों के बीच गलतफहमी नहीं थी, लेकिन कुशा की बातों से गलतफहमी पैदा हो रही थी। आखिरकार उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हमारे विभाग का नियम है कि उसे ऊर्जा अवशेष में प्रवेश करने से पहले हर किसी को विभाग के लिए योगदान अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, लेकिन आकर्ष को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आकर्ष को मैं अपवाद में रख रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं रखा? कार्तिकेय की बात पूरी होते ही कुशा ने नाराजगी भरे लहजे में सवाल किया। क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम पहले ही देव सम्राट मंडल की देव बन चुकी हो। क्या तुम्हें अपवाद में रखने की जरूरत है? कार्तिकेय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने सीधा आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरे साथ चलो। हम पहले तुम्हारा नाम दर्ज करवाते हैं। यह कहते हुए उन्होंने आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसी क्षण वहां से गायब हो गए। जैसे उन्हें इस बात का डर लग रहा हो कि कहीं कुशा की वजह से फिर से कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए। जब वे गुप्त विभाग से बाहर निकले तो कार्तिकेय ने आकर्ष को विभाग में प्रवेश करने और बाहर निकलने की मुद्राएं सिखाईं। फिर उन्होंने अपना प्राण ऊर्जा वाला मोती आकर्ष को देते हुए कहा, कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। अब चलो।
नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। रुद्र आश्रम के उपप्रमुख के रूप में कार्तिकेय के पास भले ही सर्वोच्च अधिकार न हो, लेकिन जो भी विशेष अधिकार उन्हें मिले हुए थे वह किसी और के पास नहीं थे। सबसे बड़ा अधिकार तो उनके पास यही था कि उप प्रमुख के रूप में वो किसी को भी अपने आश्रम में शामिल करवा सकते थे और कोई भी उनके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता था। उनकी उपस्थिति के कारण नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया तुरंत ही पूरी हो गई, लेकिन इसका एक बुरा परिणाम भी हुआ। देर नहीं लगी और आकर्ष के दाखिले की खबर पूरे आश्रम में फैल गई। आकर्ष ने हमारे रुद्र आश्रम में दाखिला लिया है। उपप्रमुख कार्तिकेय खुद उसे लेकर आए हैं। क्या उन्होंने खुद उसे चुना? इसी बीच अनेक लोग उत्सुकता से देखते रहे जब कार्तिकेय और आकर्ष दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। महज 15 मिनट में आकर्ष को छात्र टोकन मिल गया। तभी वहां मौजूद लोगों ने सुना कि आकर्ष कार्तिकेय को बड़े भाई कहकर संबोधित कर रहा था। इन दो शब्दों में लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया। मैंने सोचा था कि उपप्रमुख कार्तिकेय ने उसे अपना शिष्य बनाया होगा, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। तो क्या इसका मतलब यह है कि उपप्रमुख कार्तिकेय के गुरुदेव ने आकर्ष को अपने शिष्य के रूप में चुना है? रुद्र आश्रम के अधिकतर लोग गुप्त विभाग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वे यह जरूर जानते थे कि कार्तिकेय की एक वरिष्ठ बहन, एक वरिष्ठ भाई और एक छोटी बहन है। इसलिए उन्होंने यही अनुमान लगाया कि ये सब एक ही गुरु के शिष्य हैं। जो थोड़े बहुत लोग इस रहस्य से परिचित थे, उन्होंने बड़े भाई सुनते ही समझ लिया कि कार्तिकेय ने आकर्ष को गुप्त विभाग में भर्ती किया है। इस घटना ने रुद्र आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच भी हलचल मचा दी। वारिस विभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने आश्रम के वर्तमान प्रमुख के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। उपप्रमुख कार्तिकेय ने परंपरा तोड़कर खुद जाकर एक छात्र को भर्ती किया है। इससे हमारे आश्रम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बिल्कुल सही। हमारे आश्रम में कभी किसी को इस तरह व्यक्तिगत रूप से भर्ती नहीं किया गया। यह कदम हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा। आश्रम के प्रमुख ध्यान से सभी की बातें सुनते रहे। सबकी बातें सुन लेने के बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह एक परंपरा है, कोई नियम नहीं। किसी ने पहले ऐसा नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि कोई ऐसा कर नहीं सकता। वह मेरा शिष्य है और इस आश्रम का उप प्रमुख भी। उसे अधिकार है। हमारा आश्रम सभी को बराबरी से देखा है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे आश्रम को प्रतिभाशाली योद्धाओं को लेने का अधिकार नहीं है। और रही बात आश्रम की प्रतिष्ठा की, अगर इतनी छोटी बात से हमारी इज्जत डूब सकती तो वह कब की डूब चुकी होती। यह सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वारिस विभाग के कुछ सदस्यों के मन में एक बेचैनी घर कर गई। लगता है अफवाह सच निकली। आश्रम प्रमुख सच में कार्तिकेय को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कार्तिकेय के पास पहले से ही काफी ताकत है। इसके अलावा वो गुप्त विभाग का भी सदस्य है। सब कुछ इसी तरह से चला तो एक दिन वह आश्रम का प्रमुख भी बन जाएगा। अब हम क्या करें? हम इसे और नहीं टाल सकते, नहीं तो जल्द ही यह आश्रम गुप्त विभाग की मुट्ठी में होगा। मुझे उस विभाग के गौरवशाली अतीत से कोई मतलब नहीं। वह विभाग अब नहीं रहना चाहिए। कुछ सदस्य अपने ही आश्रम के लोगों के खिलाफ कदम उठाने का विचार मन में ला चुके थे। दूसरी तरफ दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्तिकेय ने आकर्ष को छात्रों का आवास स्थान बताया जहां पर वह रुक सकता था।
इसके बाद जब कार्तिकेय वहां से जाने लगे तो आकर्ष ने उनसे सर्वशक्तिशाली योद्धा के उसे ऊर्जा अवशेष के बारे में पूछा। भाई कार्तिकेय, आप मुझे सर्वशक्तिशाली योद्धा के ऊर्जा अवशेष में कब जाने देंगे? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा, अभी वहां की ऊर्जा बहुत ज्यादा कम होगी। हमने कुछ समय पहले ही उसका इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे जाकर पहले देखना होगा कि वहां की ऊर्जा फिर से कब तक आ सकती है। तुम चिंता मत करो, मैंने वादा किया है तो मैं पूरा करूंगा। आने वाले 1 साल के अंदर मैं तुम्हें वहां पर प्रवेश करने का अवसर दूंगा। 1 वर्ष बाद आकर्ष को भीतर से थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 1 वर्ष सच में कोई लंबा समय नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, ठीक है, फिर मैं इस समय को अपनी साधना पर केंद्रित करने में लगाऊंगा। इतना कहने के बाद आकर्ष ने उनसे विदा ली और छात्रों के निवास स्थान पर आकर अपना कमरा ढूंढने लगा। असल में हर एक छात्र को उसके टोकन के साथ ही उसका कमरा दिया जाता था। आकर्ष को जो कमरा मिला था वह दूसरी इमारत के अंदर कमरा संख्या 603 था। पलक झपकते ही आकर्ष गायब हुआ और अपने कमरे के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसने चाबी लगाई, दरवाजा खुला। कमरा न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। एक साधारण बिस्तर रखा था। सब कुछ साफ सुथरा था। जैसे ही आकर्ष कमरे में घुसने वाला था, पास से एक आवाज आई, क्या तुम नए आए हो? कमरा 602 से एक नौजवान बाहर निकला और आकर्ष से सवाल किया। जब आकर्ष ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम निशांत है, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में रहता हूं। अब से हम पड़ोसी हुए। निशांत का व्यवहार बहुत सरल और स्वाभाविक था। उसमें कोई दिखावा नहीं था। आकर्ष ने संक्षेप में सिर हिलाते हुए कहा और कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। इस समय वह किसी से जान पहचान बढ़ाने में रुचि नहीं रखता था, और यदि किसी से गहरी दोस्ती हो भी जाए तो भविष्य में वह उस व्यक्ति को खतरे में डाल सकता था। शत्रु मित्रों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। चिरंजीवी गुरुकुल में रहते हुए उसने आदि संघ की निर्दयता के बारे में जाना था। उसे याद आया कि मित्रता हमेशा वरदान नहीं होती। कभी कभी वह अपने प्रियजनों को ही जोखिम में डाल देती है। उधर निशांत ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। आकर्ष, यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? खैर, मुझे क्या, इसके जैसे आते रहते हैं, निशांत ने अपने आप से कहा और फिर वहां से गायब हो गया। इधर आकर्ष को निशांत के विचारों का कोई अंदाजा नहीं था। कमरे में घुसते ही उसने देवजाल यंत्र निकाला और सक्रिय किया। फिर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित करने लगा। उधर निशांत छात्रावास से निकलकर रुद्र आश्रम के बाजार की ओर चला गया। उसे साधना में सहायक दिव्य गोलियां खरीदनी थीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, चारों तरफ एक ही चर्चा थी। उपप्रमुख कार्तिकेय ने खुद उसे भर्ती किया। हमारे आश्रम के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह है कौन? इतना खास कि उपप्रमुख कार्तिकेय को खुद जाना पड़ा। निशांत यह सुनकर थोड़ा चौंका और मन ही मन उसे ईर्ष्या भी हुई। जिसे उपप्रमुख कार्तिकेय ने खुद चुना हो, उसे विशेष सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ में एक व्यक्तिगत घर भी मिलने वाला था जहां पर वह आराम से बैठकर साधना कर सकता था। पहले निशांत ने केवल इतना सुना था कि कार्तिकेय ने किसी नए छात्र को भर्ती किया है, लेकिन जब उसने उस छात्र का नाम सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
आकर्ष निशांत के मन में हलचल मच गई। क्या यह वही है जिससे मैं अभी मिला था? कमरा 603 वाला। उपप्रमुख कार्तिकेय ने खुद उसे चुना और वह छात्रावास में रह रहा है। यह मजाक है क्या? क्या वह सामान्य लोगों का जीवन अनुभव करना चाहता है या खुद संघर्ष करके ऊपर उठना चाहता है? अब समझ आया कि उसका नाम परिचित क्यों लग रहा था। वह तो सप्तमहल के उन 7 भव्य महलों द्वारा आयोजित सप्तमहल महोत्सव का विजेता है। चिरंजीवी गुरुकुल का वह असाधारण प्रतिभाशाली युवा, 3000 वर्ष से कम उम्र में उदित मंडल के मध्य स्तर का देव, खड्गपथ साधने वाला। वो जितना सोचता उतना ही उसका आश्चर्य बढ़ता जाता। ऐसा व्यक्ति मेरे पड़ोस में रहता है। क्या यह मेरी किस्मत का संकेत है? अगर किसी तरह उससे दोस्ती हो जाए तो 30 साल की मेहनत बच जाएगी। रुद्र आश्रम में कई विभाग थे, युद्ध विभाग, दिव्य तकनीक विभाग, रसायन विभाग, देव अस्त्र विभाग और दिव्य वनस्पति विभाग। युद्ध विभाग शक्ति पर केंद्रित था। दिव्य तकनीक विभाग साधना विधियों और तकनीकों के अध्ययन पर। इस विभाग के कुछ लोगों ने 4 पथों में से एक को भी साध लिया था और अपार शक्ति अर्जित की थी। रसायन विभाग और देव अस्त्र विभाग, जैसा उनके नाम से ही स्पष्ट था, क्रमशः रसायन कला और देव अस्त्रों के अध्ययन पर केंद्रित थे। और दिव्य वनस्पति विभाग विभिन्न वनस्पतियों के अध्ययन पर काम करता था। लेकिन किसी भी विभाग में हो, कुछ अपवादों को छोड़कर सबकी पहली प्राथमिकता साधना ही थी। क्योंकि ऐरावती परीक्षा की तलवार हमेशा सिर पर लटकती रहती थी और कोई भी अपनी साधना को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक बार राजदेव मंडल में पहुंचने के बाद हर 1000 वर्ष में ऐरावती परीक्षा का सामना करना पड़ता था। निशांत की आंखें चमकने लगीं और वह मन ही मन सोचने लगा, वह निश्चित रूप से युद्ध विभाग में जाएगा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए शक्ति सर्वोपरि होती है। लेकिन अफवाहें तो यह भी हैं कि वह रसायन कला में भी निपुण है और राजदेव स्तर की शुद्धिकरण गोली भी बना सकता है। पता नहीं सच है या नहीं।